हमें ना हमेशा पीएच ज़रूर चेक करना चाहिए। जिस सोप से हम नहला रहे हैं उसका हमारी बॉडी के पीएच से एसिडिक पीएच और अल्कलाइन पीएच, तो बेबी के लिए स्पेसिफिक जो पीएच वाले जो सोप्स होते हैं 5 to 6, 4 to 5, इस पीएच वाले सोप से ही हमें नहलाना चाहिए। हम सबकी बॉडी में स्किन पे, गट में, इन सब जगहों पे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम डिटॉल या ऐसे वाले कोई सॉल्यूशंस जो कि उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनका उपयोग ज़्यादा करने लगते हैं, तो हमें तो ये लगता है कि हम तो उसको क्लीन कर रहे हैं, लेकिन उसकी डिफेंस ख़त्म हो रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जैन आगरा में बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न की स्किन केयर के बारे में। न्यूबॉर्न स्किन को क्या मसाज चाहिए, कैसे नहलाना है और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के लेके। जो न्यू पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि हम बेबी को कब से नहलाना शुरू करें और उसकी स्किन केयर को लेके मैम बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं, जिसमें से मैम सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि न्यूबॉर्न बेबी को पहली बार हम कब नहलाएं। नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम पहले ऐसा कहता था, मतलब 2020 के पहले ये बात होने लगी थी कि बच्चे को तुरंत नहीं नहलाना है, थोड़ा स्टेबल हो जाए, कॉर्ड निकल जाए उसके बाद। लेकिन अब ये कहा जाता है कि अगर आपका बच्चा स्टेबल है, उसको कोई सांस लेने में या किसी और तरह की परेशानी नहीं है, वो आपके पास है, तो आप उसे जन्म के 6 घंटे बाद नहला सकते हैं। मैम जैसे बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम बेबी को रोज़ नहलाएं या अल्टरनेट डेज पे नहलाएं, तो उसके लिए मैम आप क्या बताना चाहेंगे। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल के पर डिपेंड करता है। आप शुरुआत में ऑल्टरनेट डे से शुरू कर सकते हैं। ये सब कुछ मौसम पर भी डिपेंड करता है। अगर गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर्स ठीक है, तो आप बेबी को आराम से हफ्ते में 4-5 बार नहला सकते हैं। ओके मैम, पेरेंट्स ये भी करते हैं कि वो स्पॉन्ज बाथ बेबी को देते हैं। जो उसका एम्ब्रिकल कॉर्ड है उससे गिरने से पहले स्पॉन्ज बाथ है वो हम बेबी को दें, तो क्या ये सही है मैम। एक्चुअली हमारी और न्यूबॉर्न की स्किन में फ़र्क है। हमारी स्किन में 5-7 लेयर्स होती है और न्यूबॉर्न की स्किन में जो स्किन की एपिडर्मिस और स्किन की डर्मिस जो होती है वो थिन होती है, उसमें उतनी लेयर्स नहीं होती हैं। तो हमें स्पॉन्ज बाथ को अवॉइड करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे एक सेफ़ डिप बाथ दे सकते हैं, जिसमें कि बेबी के हिप तक पानी डूबा रहे और आप उसको आराम से पानी से वहाँ से नहला सकें। जनरली ये सब करने में हमें इस बात का बहुत ध्यान देना होता है कि बच्चे के नाक, मुंह, कान में किसी भी तरह से पानी ना चला जाए। ओके और मैम जैसे बेबी को नहलाते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। बिल्कुल, बेबी को नहलाते समय सबसे ज़्यादा तो सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्लिपरी सरफेस नहीं हो। हम खुद जब उसे हैंडल कर रहे हो, लेकर बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तो हम ही ना फिसले गिरे। बच्चे के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जहाँ भी नहला रहे हैं वहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे बाहर धूप में नहलाना है क्योंकि मतलब ठंड के मौसम में धूप निकली है वो अच्छा है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही है वो उसके लिए सही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर बेबी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, आपने नहलाया, तो उसे जल्दी नहला के टॉवल में रैप कर लो। उसके बेसिक चीज़ें वहाँ पर टॉवल या उसकी जिन चीज़ों से खुश होता है, कभी कोई बच्चे टॉयज़ वगैरह से खुश होते हैं, तो वो नहलाने को एक अच्छा रिचुअल समझे और वो बच्चा उसे एंजॉय करना शुरू करे। तो उसका मन अच्छा करने के लिए आप कुछ अच्छे खिलौने भी रख सकते हैं, जिससे कि वो नहाने को अच्छा समझे। मैम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बेबी को हम जो है सोप, बेदिंग सोप है, शैम्पू है, उससे नहलाएं या सिर्फ केवल पानी से नहलाएं। अगर हम नहलाते हैं तो कौन सा बेबी सोप हमें यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद जब हम मसाज वाली बात करते हैं तो कौन सा ऑयल हम यूज़ करें, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हमें ना हमेशा पीएच ज़रूर चेक करना चाहिए। जिस सोप से हम नहला रहे हैं उसका हमारी बॉडी के पीएच से एसिडिक पीएच और अल्कलाइन पीएच, तो बेबी के लिए स्पेसिफिक जो पीएच वाले जो सोप्स होते हैं 5 to 6, 4 to 5, इस पीएच वाले सोप से ही हमें नहलाना चाहिए। और लिक्विड से भी नहला सकते हैं हम। उस जिस पानी में हम बच्चे को नहला रहे हैं उसमें वो थोड़ा लिक्विड डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी स्किन पे हम ज़्यादा रगड़े नहीं नहलाते समय। और अगर हमें लगता है कि पहले हमने बहुत ज़्यादा पहले मसाज वगैरह कर लिया है, तो नॉर्मल पानी से भी बच्चा नहाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें उसकी एसिड मेंटल ऑफ जो स्किन है उसे बहुत संभाल के केयर करके ही रखना है। हम कई बार क्या करते हैं ना, बहुत ओवर विगरस सोप्स यूज़ करने लगते हैं,
तो वो हमारे बच्चे का जो गुड फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे बच्चे की स्किन का बैरियर इंटैक्ट बना रहे। हम सबकी बॉडी में, स्किन पे, गट में, इन सब जगहों पे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम डिटॉल या ऐसे वाले कोई सॉल्यूशंस जो कि उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनका उपयोग ज़्यादा करने लगते हैं, तो हमें तो ये लगता है कि हम तो उसको क्लीन कर रहे हैं, लेकिन उसकी डिफेंस ख़त्म हो रही है। तो ओवर यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स ये कहीं पे भी, स्किन पे भी नहीं यूज़ होनी चाहिए। इसीलिए बेबीज़ के लिए स्पेसिफिकली जो सोप आया है जिसका पीएच जो बहुत स्किन फ्रेंडली पीएच होता है, और कई बार जब ड्राई स्किन कंडीशंस होती है तो उनमें कहा जाता है कि आप सिंडेड बार्स यूज़ करिए, उससे नहलाइए। ब्रांड स्पेसिफिक हम इसलिए किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि ये मतलब हर किसी की अपने शहर के हिसाब से उसको क्या चीज़ें अवेलेबल मिल रही है वो ज़रूर देखिए। और हर बार कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करिए, चाहे सोप, चाहे ऑयल, चाहे जो भी पाउडर, आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपका बच्चा उससे सेंसिटिव तो नहीं है। तो एक पैच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। ये कोई नहीं बता सकता कि किसको क्या चीज़ कैसे रिएक्शन कर रही है। एक मैम कॉमन ऑयल, अगर मतलब जैसे बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, तो ऑयल के बारे में थोड़ा आप मैम अगर बताना चाहें तो। ऑयल सबसे बेस्ट जो हमारी बुक्स मेंशन करती है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है वो हमारी स्किन से बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है और वो हमारे शरीर में काफ़ी अच्छा काम करता है। सेकंड नंबर पर आप कह सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल है, बट देर इज़ स्ट्रिक्ट नो टू ऑलिव ऑयल्स क्योंकि उसमें एक ओलिक एसिड होता है जो स्किन के मेंटल को डिस्ट्रॉय करता है। एंड वेरी मच स्ट्रिक्ट नो टू घी। घी से मालिश नहीं करनी है। घी से मैम बहुत लोग मालिश करते हैं। घी देखिए, पहले लोगों को ऐसा लगता था कि घी हर जगह बहुत अच्छा है। कुकिंग में डेफिनेटली घी अच्छा हो सकता है, लेकिन स्किन में हमें ये सोचना चाहिए कि स्किन से एब्जॉर्ब क्या होता है। कभी कभार जो मॉलिक्यूल है वो क्या इतना फ्रेंडली है कि वो स्किन से एब्जॉर्ब भी हो, तो वो हमारे छोटे बच्चे की स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं है। मैम नहलाते वक्त बेबी को हम किस पोजीशन में रखें जिससे स्लिप होने के चांसेस कम हो, बेबी के जो है नाक में, आँख में या मुंह में पानी ना जाए, तो मैम वो पोजीशन एक बार आप बता सकें। पहले ना लोग बहुत अच्छे से अपने बच्चों को ना ऐसे पैरों पे लिटा के नहलाते थे जिससे उसका सिर और उसका जो कान वाला हिस्सा जो वो पीछे तरफ रहता था। तो उसमें क्या होता था कि ऐसे सिर के ऊपर से पानी डालने का सिस्टम नहीं होता था, एंड बहुत अच्छे से बच्चे की गर्दन, कान के पीछे और ये सब बाकी आर्मपिट्स वाले जो फ्लेक्सुरल एरियाज़ है और उसके बाकी लोअर एरिया और ग्रोइन और ये सब बहुत अच्छे से क्लीन होते थे, जो मोस्टली ज़्यादा सॉइल होते हैं। तो और सिर में पीछे पीछे से साबुन और पानी डाल के आप बच्चे को अच्छे से नहला लेते थे। आप जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल हो उसमें नहलाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल और केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के नाक, मुंह, कान में साबुन पानी ना जाए। मैम एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है तो उसके गिरने से पहले बेबी को नहलाना चाहिए या वेट करना चाहिए? नहला सकते हो। आपको ये चेक कर लेना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई हो रही है टाइम के हिसाब से, बाकी आपको उसके गिरने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैम इन्फेक्शन का कोई चांसेस तो नहीं है अगर पानी जैसे वहाँ जाता है? कॉर्ड एक क्लोज्ड एरिया है, वो इन्फेक्शन नहीं कराता। अगर कॉर्ड छूट जाता है, वहाँ पे थोड़ा रॉ एरिया रह जाता है, तो तब आप 1-2 दिन ज़रूर परहेज़ करिए कि उस एरिया में मतलब बच्चे को जो है वो डिप मत होने दीजिए। हम लोग ये कहते हैं कि आप डायपर्स भी ऐसे पहनाइए कि कॉर्ड का एरिया वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, डायपर की जो लाइन है वो कॉर्ड के नीचे रहे। तो कॉर्ड को हमें वैसे प्रोटेक्ट करना है कि उसके आसपास कोई इस तरह की इन्फेक्शन की चीज़ें ना हो, लेकिन नहलाते समय कॉर्ड से हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है, बहुत ही कभी कभार किसी किसी बच्चे में कॉर्ड के आसपास कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उसे चेक ज़रूर करो कि वो स्वेलिंग क्यों है, डॉक्टर को चेक कराओ। ठीक है मैम। और बाकी मैम जो वेदर कंडीशंस रहती हैं, जैसे कभी विंटर में या समर्स, कभी समय समर चल रहा है, जैसे विंटर की अगर हम बात करें तो विंटर में बच्चे को हम लोगों को डेली नहलाना चाहिए या हमें वीक वाइज या वीक में 2 बार ऐसे करके कुछ देखना चाहिए मैम? आप अगर विंटर्स में भी हीटर ब्लोअर थोड़ा सा दूर रखकर, रूम का टेम्परेचर थोड़ा वार्म रखकर, अपने अंदर ही वहीं मालिश करके वहीं नहलाने का काम कर सकते हो, बच्चे को ठंडी हवाओं के फ्लो से बचा सकते हो। सडनली जो बाथरूम में ठंडा रहता है और रूम में गर्म थोड़ा आप कर लेते हो, वो चेंज से बचा सकते हो। तो आप अपने बच्चे को ज़रूर, अगर पॉसिबल है, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो तो उसको हफ्ते में 4-5 दिन ज़रूर नहलाओ, क्योंकि मालिश और नहलाने से बेबी के वेट गेन, इमोशनल बॉन्डिंग
एपेटाइट बढ़ना, इन सब चीज़ों पे बहुत फ़र्क रहता है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि पेरेंट्स जो कॉमन गलतियां करते हैं बच्चे को नहलाते टाइम, वो क्या है मैम? आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा कॉमन गलती यही होती है कि ठंड में बच्चे को बाहर आंगन में धूप के बहाने लेके चले जाना, या पानी का टेम्परेचर बच्चे की स्किन के हिसाब से नहीं रखना। कुछ लोग बहुत गर्म पानी यूज़ करते हैं, कुछ बहुत ठंडा पानी यूज़ करते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा गड़बड़ ये हो जाती है कि वो उसके सिर के ऊपर से, मुंह के ऊपर से पानी इस तरह से डाल देते हैं कि बच्चा अचानक नाक और मुंह में पानी खींच ले जाता है। आँख में कई बार साबुन, शैम्पू, पानी चला जाता है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी बच्चे के लिए, सांस की नली में पानी, दूध अटकना, ये सब नुकसान देता है।